हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए गोरक्षासन और पश्चिमोत्तानासन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व मैंने आपको घेरण संहिता है या फिर योग के जितने भी ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 500 प्लस लेक्चर्स दिए हैं। लगभग आप योग का कोई भी टॉपिक आप उठा लें, सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाती हैं। आप इन वीडियोज को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर घेरण संहिता की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज अन्य 2 आसनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनके लाभ, विधि एवं सावधानियों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। आसन क्या है घेरण संहिता के अनुसार मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। एक अलग से लेक्चर में मैंने आपको 32 आसनों के बारे में बताया है। थोड़ा सा मैं रिवीजन करके आपको यहाँ पर दे देता हूं, तो आपको ध्यान रखना है। महर्षि घेरण्य द्वारा सप्त साधन के अंतर्गत द्वितीय साधन आसन का वर्णन किया गया है। हमने घेरण संहिता ग्रंथ पढ़ा, वहाँ पर हमने देखे कि वहाँ पर जो पूरा जो ग्रंथ है 7 साधनों में विभाजित किया गया है। 7 साधन वहाँ पर दिए गए हैं। तो द्वितीय जो साधन है, द्वितीय साधन को आसन के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर महर्षि घेरण ने द्वितीय साधन में आसनों का वर्णन यहाँ पर किया है। आसनों के लाभ क्या हैं, तो कहते हैं कि यह एक दृढ़ता प्राप्ति का साधन है। महर्षि घेरण वहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो साधक आसनों का अभ्यास करता है उन्हें दृढ़ता प्रदान होती है, वह दृढ़ता को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर हम जिन आसनों को यहाँ पर देखेंगे उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। प्रथम हम यहाँ पर गोरक्षासन यहाँ पर देखने वाले हैं, इसकी विधि यहाँ पर देखने वाले हैं। आप इमेज यहाँ पर देख रहे हैं, इमेज घेरण संहिता से ली गई है, टॉपिक घेरण संहिता का ही है। तो ये जो स्थिति है बैठने की, यह गोरक्षासन है। गोरक्षासन क्यों कहा जाता है, तो कहते हैं कि गोरक्षनाथ इसी आसन में बैठ करके साधना करते थे, इसलिए इस आसन का नाम गोरक्षासन पड़ा है। एक ध्यानात्मक आसन है, लेकिन सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। सामान्य व्यक्ति इसे कर भी नहीं सकते। यह साधक, जो व्यक्ति साधना के मार्ग पर अधिक आगे बढ़ना चाहता है, वो इस आसन का अभ्यास कर सकता है। उन्हें इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे, सर्वप्रथम हमें दंडासन की स्थिति में आ जाना है। दंडासन की स्थिति में आने के पश्चात हमें दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों के तलुओं को आपस में मिला लेना है। यानी कि जिस प्रकार से हम तितली आसन कहें या फिर बटरफ्लाई कहें, जो हमारी तितली आसन अर्थात बटरफ्लाई की जो पोजीशन होती है, प्रथम हमें इस स्थिति में आ जाना है। जब हमारी यह स्थिति हो जाती है तो इसके पश्चात हमारे जो एड़ियाँ हैं, दोनों पैरों की जो एड़ियाँ हैं, इन्हें उठाते हुए हमें ऊपर की ओर करना है। और पैरों के जो दोनों पंजे होंगे यह जमीन पर सटे होंगे, जमीन पर टिके होंगे। साथ ही साथ हमारी जो घुटने हैं, जो थाइज हैं, ये जमीन पर टच होंगी। आप यहाँ पर जो स्थिति देख रहे हैं पैरों की, यह गोरक्षासन की स्थिति है। प्रथम हमें तितली आसन में आना है, बटरफ्लाई में आना है। इसके पश्चात हमें हमारी जो एड़ियाँ हैं यह ऊपर की ओर उठानी हैं। पंजे जमीन से सटे होंगे, घुटने जमीन से सटे होंगे। दोनों हाथों से जो राइट हैंड है उससे हमें लेफ्ट जो एड़ी है वह पकड़ लेना है। उसी प्रकार से जो बायां हाथ है, बायां हाथ से हमें दाएं पैर का जो एड़ी है, दाएं पैर की जो एड़ी है उसे पकड़ लेना है। दृष्टि हमारी यहाँ पर इन्होंने कहा है, जालंधर बंद के लिए भी कहा है। जालंधर बंद का भी हम यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं, या फिर आप सामान्य दृष्टि भी रख सकते हैं। तो ये जो स्थिति है यह गोरक्षासन की स्थिति है। ये जो विधि है गोरक्षासन की है। तो ये हमें यहाँ पर जानना है, विधि क्या है आप अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ चुके हैं। अब अगर जो व्यक्ति इस आसन का अभ्यास करता है, गोरक्षासन का अभ्यास करता है, उन्हें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, तो आप देखेंगे आसन के अभ्यास से प्रजनन इंद्रियों या फिर काम वासना और वीर्य स्खलन पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। यह आसन सिद्धि के साथ अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाकर ध्यानावस्था में लाने में सहायक है। आपको याद रखना है, मैंने आपको पूर्व में ही कहा कि जो गोरक्षासन है यह साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी आसन है।
जो साधना मार्ग में अधिक आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह आसन अत्यंत उपयोगी बताया गया है। तो यहाँ पर कहा है इसके लाभ क्या है, तो प्रजनन इंद्रियों से संबंधित या फिर जैसे कि काम वासना है, वीर्यस्खलन की जो समस्या है उन्हें ये दूर करता है, उस पर ये नियंत्रण प्राप्त करता है। साथ ही साथ सिद्धियों की प्राप्ति करता है। हमारी जो अपान वायु है, अपान वायु कहाँ होती है, मूलाधार क्षेत्र में होती है। तो मूलाधार क्षेत्र में वैसे अपान वायु के और भी कार्य हैं, ये मैंने आपको पंच प्राण में बताया है और पंच उप प्राण में बताया है, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो जो अपान वायु है इसे ऊर्ध्वगामी बनाता है और ध्यानावस्था में लाने में सहायक होता है। जो साधक है वह ध्यानावस्था में आने का उसको इस आसन में ध्यानावस्था में आने में सहायता मिलती है। तो ये गोरक्षासन के लाभ हैं, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पर हम जालंधर बंद का अभ्यास कर सकते हैं। तो जालंधर बंद का अभ्यास करेंगे तो जालंधर बंद के जो लाभ हैं वो भी हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे। बंद के ऊपर मैंने आपको बताया है, बंद के लेक्चर मैंने आपको दिए हैं, वहाँ पर भी आप उसे अधिक जान सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ सावधानियां भी हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता, इसके कुछ सावधानियां भी हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि पैर व घुटनों में अधिक दर्द की स्थिति में तथा शारीरिक संतुलन की स्थिति ठीक न होने पर इसका अभ्यास रोक देना चाहिए। अगर जो पैरों में या फिर घुटनों में दर्द है तो इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि ये जो आसन है ना, इसमें पैरों की जो स्थिति है, जो हमारी जो मांसपेशियां हैं वह खिंच रही हैं। अगर जो पहले से दर्द है तो उनमें और अधिक दर्द होगा, या फिर शारीरिक संतुलन नहीं है, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उस अवस्था में भी हमें ये आसन नहीं करना चाहिए, हमें इस आसन को रोक देना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ पर गोरक्षासन क्यों कहा जाता है, गोरक्षासन की विधि क्या है, गोरक्षासन के लाभ क्या हैं, सावधानियां क्या हैं, आप यहाँ पर जान चुके हैं, समझ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अभी यहाँ पर जो सीरीज प्रारंभ की है वो थ्योरी की है, यानी कि आपको थ्योरी अभी यहाँ पर दी जा रही है। कुछ समय पश्चात आपको ये सारे आसन प्रैक्टिकल के रूप में भी आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। आप अगर जिन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए आप जो अपनी जो वेबसाइट है आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, आप वेबसाइट पर जाकर के ये सारी चीज़ें, योग ग्रंथों से संबंधित सारे नोट्स आप वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद हम जो दूसरे आसन के जो चर्चा करने वाले हैं वह है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन की विधि क्या है तो ये भी हम यहाँ पर जानेंगे, लाभ सावधानियाँ क्या क्या है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो पश्चिमोत्तानासन की विधि है आप यहाँ पर देख पाएंगे, इमेज मैं फिर से बता दूं कि गहरण संहिता से ली गई है। अब यहाँ पर क्या है, जो पश्चिम उत्तान हमारी जो पोजीशन है वह किस प्रकार की है, पश्चिम उत्तान जो यानी कि हमारी जो पश्चिम का जो भाग है उसे उठाना है। तो ये हमारी आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं यह किसकी है, पश्चिमोत्तानासन की है। तो इसमें भी हमें सर्वप्रथम हमें दंडासन में आ जाना है। दंडासन में आने के पश्चात हमें हमारे जो दोनों हाथ हैं, दोनों हाथों को सीधा रखते हुए प्रथम ऊपर की ओर उठाते हुए हमें हमारे जो दोनों जो पैरों के जो अंगूठे हैं, पैरों के अंगूठों को पकड़ना है। जब हमारे हाथ और पैरों की ये स्थिति हो जाएगी, इसके पश्चात हमारा जो पिछला जो भाग है, इस पिछले भाग को मोड़ते हुए हमें आगे की ओर झुकना है और आगे की ओर झुकते हुए हमारा जो माथा है, माथा का जो भाग है वह हमें घुटनों से टच करने का अभ्यास करना है। कोहनियाँ अगर जो आप घुटनों पर रख पाएँ तो घुटनों पर रखना है, ज़मीन पर रख पाएँ तो घुटनों को कोहनियों को ज़मीन पर रखना है। तो ये हमारे हाथों की स्थिति होगी। मैं आपको बता दूं ये कठिन आसन है, सामान्य व्यक्ति से हो नहीं पाएगा और प्रथम बार हो नहीं सकता। तो ये जो आप यहाँ पर जो स्थिति देख रहे हैं यह फाइनल स्थिति है, पूर्ण स्थिति है। अगर जो आप पूर्ण इस स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं तो आपसे जितना हो पाता है आपको उस स्थिति में आना है। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं यह पश्चिमोत्तानासन की है। ध्यान रखिएगा कि हमें कमर को बिल्कुल यहाँ से नहीं मोड़ना है, हमें अपना जो कुल्हों वाला जो भाग है यहाँ से मोड़ते हुए हमें आगे की ओर खींचना है, आगे की ओर झुकना है, जिससे कि कमर दर्द ना हो। तो ये जो हम जो स्थिति देख रहे हैं यह पश्चिमोत्तानासन की स्थिति है। अब अगर जो हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं तो इसके क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं तो आप देखेंगे यह आसन घुटनों के पीछे की नसों का तथा
कुल्हों के जोड़ों को लचीला बनाता है, जठराग्नि को तीव्र कर, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा आदि को शक्ति प्रदान व इनकी मालिश भी करता है। अब यहाँ पर क्योंकि आप देखेंगे अब यहाँ पर हमारी जो पैरों की जो मांसपेशियां हैं ये खिंच रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इनकी मालिश करेगा, इनको शिथिलीकरण इनको देगा, इनको शिथिल बनाएगा। अगर जो हम यहाँ पर हमारा जो पूरा जो भाग यहाँ पर जो पेट पर यहाँ पर असर पड़ रहा है, कमर है, कुल्हों पर है असर पड़ रहा है, तो उनकी मालिश करेगा। पेट पर इसका प्रभाव पड़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है जठराग्नि प्रदीप्त होगी। आपको ये भी बता दें कि हम बिना गुरु के हम इनका अभ्यास न करें। जब तक कोई श्रेष्ठ जो इस चीज़ में माहिर ना हो, जो इनमें पूर्णता जो हासिल न किया हो, जब तक वो हमारे सामने ना हो तब तक हमें इनका अभ्यास नहीं करना है। तब तक हमें इन आसनों का या फिर किसी भी प्राणायाम का हमें स्वभावतः अपने सिर्फ वीडियो को देख करके हमें इनका अभ्यास नहीं करना है। तो ये हमें कुछ यहाँ पर सावधानियां भी बरतनी हैं और भी कई सावधानियां होती हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। लाभ क्या है वो आप यहाँ पर जान चुके हैं, थोड़ा बहुत सावधानियां और हैं, जैसे कि क्या है इस आसन को, जैसे कि रक्तचाप है, हृदय रोग है, स्पॉन्डिलाइटिस है, मेरुदंड से संबंधित पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना है। अब रक्तचाप, उच्च रक्तचाप है तो भी हम इस आसन को नहीं दे सकते, हृदय रोग है तो भी नहीं देख सकते, स्पॉन्डिलाइटिस है, मेरुदंड से संबंधित कोई भी समस्या है तो हम इस आसन को नहीं दे सकते। जैसे कि स्लिप डिस्क इत्यादि की समस्या आजकल ज़्यादा होती है, तो उस स्थिति में भी हम इस आसन का अभ्यास नहीं कर सकते और नहीं हमें इस आसन का अभ्यास कराना है, क्योंकि अगर जो हम कराते हैं या फिर करते हैं तो और अधिक दर्द इस आसन के अभ्यास से बन सकता है। तो लाभ क्या है पश्चिमोत्तानासन के वो हम यहाँ पर जान चुके हैं। पश्चिमोत्तानासन की सावधानियाँ क्या हैं वो हम यहाँ पर जान चुके हैं। फिर जिस प्रकार का व्यक्ति आपके पास आता है, आपको प्रथम कोई भी अभ्यास कराने से पूर्व उनकी जानकारी लेना आवश्यक है। उस हिसाब से आपको कोई भी आसन प्राणायाम कराना चाहिए। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। इनका नामकरण यहाँ पर जाना है, विधि क्या है, लाभ क्या है, सावधानियाँ क्या है, संपूर्ण हमने यहाँ पर जान लिया है। अब आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न आपके लिए यहाँ पर दिए जाते हैं, आप स्वयं का टेस्ट ले सकें। आपने कितना सीखा है जाना है, आप स्वयं का टेस्ट यहाँ पर ले सकें। तो प्रथम प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से घेरण संहिता में किसका वर्णन है? सूर्य नमस्कार, गोरक्षासन, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो घेरण संहिता में किन का वर्णन है आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से गोरक्षासन किस रोग में लाभदायक है? काम विकार में, सिर संबंधी, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो गोरक्षासन के क्या क्या लाभ हैं ये हमने यहाँ पर जान लिया है। किस रोग में लाभदायक है यह हमने इसके ऊपर चर्चा की है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से पश्चिमोत्तानासन के लाभ हैं? प्लीहा आदि को शक्ति प्रदान करना, जठराग्नि तीव्र करना, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो पश्चिमोत्तानासन के क्या क्या लाभ हैं आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, आप जो प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस, एक में आपको 15, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों बुक ई-बुक फॉर्मेट में हैं। लगभग आपको इन ग्रंथों में 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित MCQ मिल जाते हैं। आप इनमें से किसी भी बुक को डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से मत्स्येंद्रासन नहीं करना चाहिए? स्लिप डिस्क में, सिर दर्द में, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो किस स्थिति में हमें मत्स्येंद्रासन का अभ्यास नहीं करना है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर मत्स्येंद्रासन नहीं पढ़ाया, लेकिन मत्स्येंद्रासन में आपको पूर्व में पढ़ा चुका हूँ। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता के कुछ और आसनों के बारे में जाना, उनके लाभ, विधि, सावधानियों के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। अगर जो यूजफुल था तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं,
कोई भी लेक्चर आप चैनल पर हफ्ते 10 दिन पूर्व आप देख सकते हैं। आज हमने यहाँ पर घेरन क्षेत्र में वर्णित गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन के बारे में चर्चा की। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।